साहित्य सम्मेलन के उत्थान के नायक आज इस स्थिति में हम लोग बैठे हैं। हम तो इन्हें अनिल अंकल ही बोलते हैं, क्योंकि पिताजी से इनका बड़ा भातृवत संबंध था और हमारे हर पारिवारिक कार्यक्रम में इनका आना जाना होता था। तो आज करीब 5 वर्षों के एक तरह से पंचवर्षीय योजना हो गई थी ये किताब स्मृति ग्रंथ, जबकि पापा के जाने के बाद ही ये तय हो गया था कि स्मृति ग्रंथ निकालना है। लेकिन स्मृति ग्रंथ के निकालने में विलंब के कारणों का मैंने अपने एडिटोरियल में लिखा है। प्राइमरली इसलिए क्योंकि बहुत सारे उनके करीबी जो इस चाह में थे कि उनके ऊपर ये स्मृति ग्रंथ आनी चाहिए, आज वो स्वर्गासीन हो चुके हैं, जिसमें हमारे चाचा पापा के समधी, हमारे 2 भाइयों के ससुर स्वर्गीय ऋषिकेश पाठक जी थे, राजकुमार प्रेमी जी हैं, या मिथिलेश कुमारी मिश्रा जी रही। ऐसे बहुत सारे लोग चले गए इस कालखंड में। पीएन सिंह दूरदर्शन के निदेशक, और ये कोरोना काल ने शायद ये जाने की गति को और ज़्यादा तेज कर दिया। बट इन सब के बावजूद वो होता है कि जो पापा की बात हमेशा याद आती है कि हुई है वही जो राम रचिरा का। तो इसलिए यही तय समय था कि 14 जनवरी 2023 को आप समूह की उपस्थिति में इस स्मृति ग्रंथ का लोकार्पण होगा। उनके स्मृति में हम लोगों ने ये तय किया कि हर साल ऐसे सुधी कवि, साहित्यगण, साहित्यिक रचना में जो रत व्यक्ति हैं उनको हम लोग सम्मान देंगे। और ये सहर्ष बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन ने माना, इसके लिए भी मैं हमेशा कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। साहित्यिक गतिविधि आज जितनी पटना में हो रही है, मैं हर दिन व्हाट्सएप पे देखता हूँ, अखबारों में बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन का कोई समाचार ना हो ऐसा होता नहीं है, और हर एक दिन कोई कार्यक्रम ना हो ऐसा ना होता हो। तो मुझे लगता है एक बड़ा ही माहौल अनुकूल बन रहा है, जिससे युवा लोग भी जुड़ेंगे। ये पीड़ा मुझे लगता है कि हर पीढ़ी के जो अग्रज साहित्यकार हैं उनको रहती है कि युवा उससे जुड़े नहीं रहा। लेकिन मुझे लगता है अगर इस तरह के कार्यक्रम लगातार हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो मन में संवेदना है, भाव है, वो कहीं ना कहीं शब्द बन के प्रस्फुटित होंगे जरूर। और वो प्रस्फुटित होकर कहानी, उपन्यास, नाटक या गीत या कोई और रचना का रूप ले ले, ये होगा ही होगा। आज मुझे और भी प्रसन्नता है कि मेरी अपनी दिल्ली गाजियाबाद की टीम भी करीब सब लोग आए हैं, और उनकी उपस्थिति को भी करूँगा क्योंकि वो साक्षी है इस कार्यक्रम के। हमारी टीम में आप लोगों को बता दो, आनंद आश्रम प्रकाशन मेरे पिताजी का एक तरह से स्वप्न था। उनकी पीड़ा यही थी कि अर्था भाव में कोई भी अच्छे साहित्यकार जो धरातल करके रचनाएं करता है उसको अच्छे प्रकाशक नहीं मिलते, साहित्य के प्रति उनकी संवेदनाओं की नहीं रहती। हमको हर जगह काम आता है। तो उनकी ये हमेशा भावना थी कि ऐसी प्रकाशन हमने शुरू करनी है जिसमें लागत से कुछ ज़्यादा नहीं, लागत या लागत से कम में भी हम ऐसे किताबों को, ऐसे रचनाओं को प्रकाशित कर सकें। और मुझे खुशी है कि हमने ये 2016 में रजिस्टर किया था आनंद आश्रम प्रकाशन। उसके बाद से करीब हम लोगों ने 14 कृतियाँ निकाल ली हैं अब तक। आप यहाँ पर देख रहे होंगे उसमें कृतियाँ निकल रही हैं। अभी भी हमारे सामने डॉक्टर सिद्धेश्वर बैठे हैं, हमारे पिताजी के बड़े ही प्रिय कलाकार, जो कादम्बरी क्लब की 16 गीत रचनाओं की एक जो पुस्तिका निकली थी, मुझे लगता है 50 टोटल कॉपी छपी थी स्टेपल करके, उसके इलस्ट्रेशन इन्होंने बनाया था। मुझे वो भी याद है, पंचदीप भवन में इस कार्यक्रम का हुआ था, मैं उसका साक्षी था। मेरे लिए आप ये समझ लीजिए कि जैसे पिता गुरु होता है, माता गुरु होता है तो सही है, लेकिन वो दोस्त भी थे। और इसके कारण से उनकी बहुत सारी चीज़ों का ऐसा साक्षी रहा हूँ मैं, चाहे संघर्ष हो या सफलता हो या भाव हो। और धीरे धीरे ही सही 1994 में मैंने उनके जो लिखे हुए होते थे रफ, उसको फेयर करने का जिम्मा मुझे दिया जाता था। तो जितनी संगीत रूपक हो, नाटक हो, कहानी हो, तो मैं उनको फेयर करते रहता था। और एक ऐसा समय है जब मैंने 3-4 लघुकथाएँ लिख दी। डॉक्टर भोला प्रसाद सिंह तोमर घर आए हुए थे और आते ही उन्होंने पूछा, के रे कुछ लिखा हुआ ही कि ना? अब अंगिका मुझे पूरी आती नहीं, बट वो अंगिका से बोलते हुए उनको है नुनुआ कुछ लिखे हुए है। अब हमने कहा अंकल लिखा तो है, बोले लाओ।
4 उनको पेश कर दी लघु कथाएँ, उनको पसंद आ गई और उन्होंने निर्माता निर्देश में प्रकाशित कर दिया। पापा को पसंद तो आ गया, खुश भी थे, लेकिन हुआ यूँ कि एक और नाटक लिखने का आया, रेडियो नाटक लिखने का उनके पास प्रस्ताव आया। 4 7-7 मिनट के होने थे, रेडियो वेरिटास एशिया इंडोनेशिया के द्वीप के लिए, कि आप नाटक लिख दें। पापा ने कहा नहीं 500 रुपये के लिए मेरे पास टाइम। उस समय उन्होंने संध्या प्रहरी ज्वाइन की थी बतौर संपादक, उप संपादक। तो ये दौर था 94-95 का, हम लोग कुनाईचक में रहते थे। तो वो मना कर रहे थे और एक अनिल हुआ करते थे जो नाटककार थे, वो उनकी पहचान थी, पूरा वाइट पहन करके घूमते रहते थे। तो वो आए, उन्होंने ना भैया लिख दीजिए। पापा ने कहा नहीं लिखूँगा। हमने अपनी पेश कर दी कि पापा मैं लिख दूँ। उन्होंने तुम नाटक लिख लोगे? मैं लिख लेते हैं, आप परिमार्जित कर देना। तो मैंने उन कथाओं को, जो 4 लघु कथाएँ थी, उन्हीं लघु कथाओं को नाटक रूप में लिख लिया, क्योंकि फादर का प्रेयर करते करते कुछ आ गई थी बात, तो हमने लिख दिया, उन्होंने उसको परिमार्जित कर दिया और इस तरह से रेडियो नाटक भी हो गया। और उसमें मैंने एक्टिंग भी की, क्योंकि गांव में थिएटर में भी करता था, गांव का इकलौता चाइल्ड आर्टिस्ट हुआ करता था। और वो गांव की परंपरा नाटक की मेरे फादर ने शुरू की थी। गांव में आज भी हर दशहरे में 3 दिन नाटक होती है, उसकी परंपरा मेरे पिताजी ने शुरू की थी और उसके कारण से मुझे मौका मिलता था। खैर, जब ये हुआ तो मैंने एक सफदर हासिनी नाट्य मंच ज्वाइन कर लिया, क्योंकि नाटक लिखने लगा, पढ़ने लगा। मैं उस समय इंटरमीडिएट विज्ञान का छात्र था। पापा ने एक दिन बड़े प्यार से मुझसे बोला, बेटा मैं देख रहा हूँ तुम्हारी जो गति हो रही है वो किधर जा रही है, तुमने मेरा संघर्ष देखा है? मैं कहा हाँ। तो निर्णय तुम्हारा, मैं रोकूंगा नहीं, बोलूँगा नहीं, कुछ नहीं करूँगा, लेकिन निर्णय तुम्हारा है कि तुम्हें क्या करना है। और मेरी बात, पता नहीं क्यों उनकी बात मुझे लगी कि नहीं, और मैंने उनसे प्रण किया, कहा कि नहीं पापा, अगर रोटी रोजी जिस दिन पक्की हो जाएगी उसके बाद ही कलम फिर उठाऊंगा लिखने के लिए। और ऐसा भगवान का आशीर्वाद, आप लोगों का आशीर्वाद रहा। मैं कंपनी सचिव बना, यंगेस्ट बिहार का था। 2000 में रेडियो पे इंटरव्यू आया, उसके बाद स्थितियाँ बदली। आज भगवान की कृपा, उनके आशीर्वाद से बेंगलुरु, देहरादून, पटना, गाजियाबाद 4 जगह ऑफिस हैं। और मैं अभी भी इस बात से हैरान होता हूँ, क्योंकि बहुत सारी योजनाएं थी, उनके बहुत सारे सपने थे कि मेरे स्क्रिप्ट के साथ डायरेक्टर्स जो होते हैं वो नॉन भोजपुरी वाले भोजपुरी डायरेक्ट कर रहे हैं, वो अन्याय करते हैं, जो भाव है ये सब नहीं है। तो हमारी प्लानिंग चल रही थी एक फिल्म बनाने की, और फिल्म की लगभग स्क्रिप्ट वगैरह की बात भी हो गई थी, लेकिन वो खैर 2014 में नहीं हो पाया, 2017 में चले गए। और 5 अक्टूबर से पहले 4 और 5 को हमने काफ़ी उनके साथ समय बिताया। खैर, यादें इतनी हैं, जो लोग उनको जानते हैं करीब से, चाहे उसमें सुलभ जी हों या हमारे सिद्धेश्वर जी हों, चाहे बाके बिहारी साहब जी हों, रमेश पाठक जी हों, जितने लोगों ने अपना कंट्रीब्यूशन लिखित में दिया वो सब इसमें मिला है। इस स्मृति ग्रंथ को पढ़ने से 2 चीज़ें होंगी, जो उन्हें जानते थे व्यक्तिगत तौर पे वो उन्हें याद करेंगे तो उनकी बातें उसमें आएंगी, और जो नहीं जानते हैं उसके व्यक्तित्व के बारे में उनको चर्चा, उसको जानने का और मौका मिलेगा। मैं शंकर अंकल को बताना चाहता हूँ, उन्होंने कहा कि 1964 के बाद कहाँ गायब हो गए। मैंने उनके जीवन में एक बहुत बड़ी घटना है जो शायद आपको पता नहीं होगी। महाराजा कॉलेज में रहते थे हॉस्टल में, और उस दौरान में सरदार हरिहर सिंह के नाती भी वहाँ पढ़ा करते थे। किसी के बहकावे में आके उन्होंने जाके उनको बहन की गाली दी थी और उन्होंने पटक के उनका नाक तोड़ दिया था। उसके बाद उनके ऊपर FIR हुआ, उनकी जब्ती की तैयारी हुई, वो भागते चले, इधर से उधर करते, फाइनली सरदार हरिहर सिंह के यहाँ ही दोनों की सुलह हुई। और शक्ति के, मैंने अपने जीवन ग्रंथ जो उनका लिखा उसमें लिखा है कि लगातार 2 साल 1 साल के आसपास तो भूमिगत रहे, और कैसे उन्होंने फिर भगवती साधना के प्रतीक में और मिलवाया। क्यों? क्योंकि महाराजा कॉलेज में आपके एनुअल फंक्शन में वही सरदार हरिहर सिंह ने उनको प्राइज़ दिया था, और जब मिलने गए तो बोले लड़का को तो मैं जानता हूँ, इसको तो मैंने प्राइज़ दिया था। तो वैसे दोस्ती हुई, क्योंकि पता चला कि इस केस में कोई है नहीं। और ये तो वो भी रहा है, जो आदमी किसी का नाक तोड़ दे, जो आदमी एक भाला लेके खेत बचाने के लिए अपने भाइयों से लड़ जाए, पड़ता है तो पट्टीदारों को लगता था कि अकेला है क्या कर लेगा, उन्होंने भाला गाड़ दिया, कहा कि आ जाओ आज तुम या मैं, तो 4 लोग भाग गए उनको देख के। तो ऐसे जुझारू आदमी
और बाद में ऐसे कि कोई आदमी एक थप्पड़ मारता है तो बोलते जा रहे हैं तो भगवान भी देखेंगे। तो जिंदगी के इतने पड़ाव और बदलाव उन्होंने देखे कि बचपन जहाँ बाप माँ 12 और 14 साल की आयु में छोड़ जाता है, माँ 12 साल में चली गई थी, 14 साल में बाप चले गए थे, इकलौती विधवा दादी उनको और उनकी छोटी बहन को पालती रही। शादी होती है, शादी के बाद फिर से शादी के बाद एक बच्ची होती है, लेकिन पहली पत्नी का आग लग जाता है और उसके बाद उनका देहांत हो जाता है। फिर उसके बाद फिर से ज़िंदगी शुरू करना। पटना में ठाकुरबाड़ी रोड का वर्णन उन्होंने किया, वहीं हमारा जन्म हुआ है, बगल में है। और वहाँ से फिर पिया निर्मोहिया में जब मन्ना डे गाते हैं कि जेकर लाठी होकर भैंस जमाना जाने ला, और एक अंगुली में डसले बिया नगनिया ऐसा किस्सा के बुलाकर फेवरेट हिट हो जाती है। मुंबई चले जाते हैं हम सबों को डंप करके गांव पे। लेकिन ये सब घटनाक्रम में मैं ये मानता हूँ कि अगर गांव में बिना बिजली, बिना पानी और बाढ़ के बीच में रह के भी और 6-6 महीना बाप के बिना रह के भी अगर हमने ज़िंदगी बिताई है, तो वो 8 साल 1980 से लेकर 88 के बीच के इतने महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में कि जो आज हम हैं वो शायद नहीं बनते अगर हमें भी उसी तरह से कार ये वो सब मिलता। क्योंकि उनकी जो सार्थकता, वो बोलते भी थे कि तुम मेरे पिता हो। ये मुझे भूलता नहीं है कि वो कहते थे कि जब तक हरिवंश राय बच्चन लिख गए, लेकिन उनके ज़िंदगी में उनको वो उतना सम्मान नहीं मिला, वो पॉपुलर नहीं हुए जितने के अमिताभ ने जब गा दिया तो हो गए। तो मैं भी वो कोशिश में लगा हूँ। अब तक 9 गानों को हमने एल्बम बना दिया है, आप लोगों को बताया भी था। कोशिश है कि उनकी जितनी गीति रचनाएँ सबके एल्बम बन जाए और जितनी कहानियाँ, उपन्यास, नाटक बचे हैं वो सब प्रकाशित हो जाए। पता नहीं भगवान कहाँ तक सहयोग देगा, लेकिन देगा। और अगर रहा तो सब हिंदी सम्मेलन में ऐसे ही कार्यक्रम बनते रहेंगे। अंत में अभी मैंने लिखा है बैठे हुए